इससे पहले कितनी स्ट्रेंथ थी? ठीक है, क्रॉनिक है, पेरेन्काइमल डिजीज है, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इरिवर्सिबल है, रिजल्टिंग फ्रॉम नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल्स। क्या होता है, पहले लिवर सेल्स की नेक्रोसिस होती है, फॉलोड बाय फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। तो एक डेफिनेशन में अगर देखा जाए, बहुत कुछ बता दिया गया है कि इट इज अ इरिवर्सिबल क्रॉनिक पेरेन्काइमल डिजीज ऑफ लिवर रिजल्टिंग फ्रॉम नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल्स फॉलोड बाय फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। दो टर्मिनोलॉजीज लिवर सिरोसिस के हवाले से पता होनी चाहिए। पहली चीज है कंपनसेटेड सिरोसिस और दूसरा है डीकंपनसेटेड सिरोसिस। इसके नाम से पता चल रहा है कंपनसेटेड सिरोसिस किसको कहते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत लैब्स में बेहतरी होती है, यानी सिरोटिक तो हो गया है लिवर लेकिन फिर भी उसने कंपनसेशन की हुई है। डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस उस वक्त बोलेंगे जब इन 5 में से कोई एक भी फीचर प्रेजेंट हो, यानी पेशेंट जो लिवर सिरोसिस का है उसको अपर जीआई ब्लीड हो जाए, या वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में चला जाए, या एचसीसी बन जाए, या उसमें असाइटीज की फॉर्मेशन हो जाए, या वो जॉन्डिस्ड हो जाए सेकेंडरी टू एनी कॉज, सेकेंडरी टू सेप्सिस, सेकेंडरी टू एचसीसी, सेकेंडरी टू अक्यूट लिवर फेलियर, किसी भी वजह से वो जॉन्डिस्ड हो जाएगा तो वो डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में होगा। यानी डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में इस 5 में से कोई एक चीज ही प्रेजेंट होगी तो हम बोलेंगे अब पेशेंट डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया है। और जब तक इन 5 में से कोई एक चीज भी अपेयर नहीं हुई है लेकिन पेशेंट सिरोटिक है तो वो कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में आएगा। ये दो टर्मिनोलॉजीज अगर समझ आ गई हैं तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। समझ आ गया है? देखिए, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, अगर आप उसको, वो पेशेंट उसमें अपर जीआई ब्लीड हो जाए, या वो एनकैफ में चला जाए, या उसमें एचसीसी बन जाए, या उसमें असाइटीज आ जाए, या वो जॉन्डिस्ड हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में है। और जब तक इन 5 में से कोई भी एक चीज अपेयर नहीं होगी तो वो कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में आएगा। ठीक है, कंपनसेटेड का दूसरी चीजों में जो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कंपनसेटेड हम उसको बोलते हैं जिसमें अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। ठीक है, डीकंपनसेटेड वो होता है कि इसमें अब लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन, इन 5 में से कोई एक भी आ जाएगी तो हम कहेंगे अब पेशेंट डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में है। तो इस पे शॉर्ट नोट भी आता है कि कौन से फीचर्स होते हैं जो डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस में होते हैं, तो ये 5 आपको लिखने होंगे। यास्मीन, आपको समझ में आ गया है? आप लोगों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है? ओके। क्या कॉजेज होते हैं जो लिवर सिरोसिस कराते हैं? सब पे टॉप पे है वायरल सीरोलॉजी जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी आता है, सेकंड पे है अल्कोहल, थर्ड पे है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से जो लिवर सिरोसिस होता है उसको नैश कहा जाता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ठीक है, मेटाबॉलिक कॉजेज आ जाएंगे। मेटाबॉलिक में क्या आता है, विल्सन डिजीज है। कुछ ड्रग्स हैं जो लिवर सिरोसिस कराती हैं जिसमें टॉप पे है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट जो रोमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में दी जाती है,
उसका जो वेल नोन साइड इफेक्ट है कि वो लिवर फाइब्रोसिस कराती है, लिवर सिरोसिस कराती है। उसके बाद आता है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस आता है। आप लोग सिर्फ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन ही लिखते हैं, वो भी बात समझ में आ जाएगी। फिर है हेपेटिक कंजेशन, यानी जो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में होती है और बर्चियारी में होती है। ऑटो इम्यून लास्ट में है इडियोपैथिक, जहां पे आपको कोई भी कॉज ना मिले। ये थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी बताई है। लिवर सिरोसिस होने की वजह से जो ब्लड फ्लो आ रहा है लिवर में, कहाँ से आ रहा है? पोर्टल वेन से। और पोर्टल वेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। ठीक है, अगर आप देखें तो इस पिक्चर में स्प्लीनोमेगैली भी दिखाई है। स्प्लीन से जो वेसल्स निकल रही हैं वो भी डायलेटेड हैं। ठीक है, स्प्लीनिक वेन जो स्प्लीन से आ रही है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो इंटेस्टाइन से आ रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पोर्टल वेन बनती है। यानी पोर्टल वेन वो सारा ब्लड लेकर आ रही है जो कि इंटेस्टाइन से आ रहा है, वो सारा का सारा ब्लड आएगा लिवर में। अब लिवर हो गया है सिरोटिक, उसमें नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई है और फाइब्रोसिस हो गई है। उस फाइब्रोसिस की वजह से बैकवर्ड प्रेशर पड़ेगा। बैकवर्ड प्रेशर की वजह से पोर्टल वेन भी डायलेट हो जाएगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन भी डायलेट हो जाएगी, स्प्लीनिक वेन भी डायलेट हो जाएगी। स्प्लीनिक वेन की डायलिटेशन की वजह से स्प्लीनोमेगैली होगी और पोर्टल वेन की डायलिटेशन की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। यही पैथोफिजियोलॉजी है कि लिवर फाइब्रोसिस causes backward pressure of blood into splenic vessels like superior mesenteric and splenic vessels. Both of them will make portal vein. In turn, portal pressure is high. Increase in portal pressure will cause splenomegaly and varices formation. Varices की formation कहाँ पर होती है? Esophagus में होती है, stomach में होती है और rectum में होती है। ठीक है, तो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है? लिवर सिरोसिस होने की वजह से बैकवर्ड प्रेशर पड़ेगा, वो बैकवर्ड प्रेशर इंटर्न क्या करेगा? पोर्टल प्रेशर को हाई करेगा, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी। जब पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी तो स्प्लीन भी लार्ज हो जाएगी और वेराइसिस बन जाएंगे। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ईसोफेगस में और स्टमक में वेराइसिस को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। तो वेराइसिस की फॉर्मेशन क्यों होती है? सेकेंडरी टू पोर्टल हाइपरटेंशन। अच्छा, एक चीज बर्चियारी सिंड्रोम का बहुत ज्यादा नाम आएगा। बर्चियारी सिंड्रोम जो है इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। इसमें होता इसी तरीके से है कि इसमें भी लिवर सिरोसिस ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंशिएट करता है इसको बाकियों से कि इसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। वो थ्रोम्बस कहाँ पे बनता है? जो 3 हेपेटिक वेन्स बताई हैं, राइट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेन। तो किसी एक हेपेटिक वेन में जो है वो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है, उस थ्रोम्बस की वजह से बैकवर्ड प्रेशर होगा। ठीक है, फिर सिर्फ थोड़ी सी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाती है कि बर्चियारी सिंड्रोम में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है किसी भी एक हेपेटिक वेन में। यहाँ तक समझ में आ गया है? अगेन एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे आपको लिवर सिरोसिस पेशेंट में? लेफ्ट साइड पे कोई ल्यूकोनेकिया दिखाया है, विच इज द वाइटिंग ऑफ द नेल। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो टेरीज नेल। टेरीज नेल क्या है? अगर इस नेल को आप गौर से देखें तो इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो पिंक है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो व्हाइट है। इसमें ल्यूकोनेकिया डेवलप हो रहा है, इसको हाफ मून साइन भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर से पिंक है, नीचे से व्हाइट है, यानी कि ल्यूकोनेकिया जब डेवलप हो रहा होता है तो आधा नेल सफेद होता है, आधा पिंक होता है। इसको टेरीज नेल या फिर हाफ मून साइन कहा जाता है। ड्यूपिटिन कॉन्ट्रैक्चर। ड्यूपिटिन कॉन्ट्रैक्चर अगर आप देखें, जितनी भी जो ये दो तस्वीरें दिखाई गई हैं इसमें जो फोर्थ फिंगर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और अगर आप देखें तो पाम पे जो वहाँ का फेशिया है वो भी एक रॉड की तरह से नजर आ रहा है। तो बेसिकली ड्यूपिटिन कॉन्ट्रैक्चर हमें मिलता है अल्कोहलिक सिरोसिस में। ठीक है, इन लोगों में क्या हो जाता है? जो पामर फेशिया होता है जो कि फोर्थ और फिफ्थ फिंगर को के लिए जो सेपरेट एक फेशिया होता है, इस फेशिया की थिकनिंग हो जाती है। उसकी थिकनिंग की वजह से क्या होता है? फोर्थ फिंगर जो है वो इस तरीके से हो जाती है, इसमें कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। इसको कहते हैं ड्यूपिटिन कॉन्ट्रैक्चर। और ये आपको कौन सी सिरोसिस में मिलता है? ये अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में मिलता है। ठीक है, समझ आ गया?
Palmar erythema, it is the redness of the palm secondary to portal hypertension. और राइट साइड पे आपको क्या दिखाया है, जॉन्डिस. लेफ्ट साइड पर है बायलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट. ठीक है, बायलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट भी हमें अल्कोहलिक सिरोसिस में मिलती है. यानी ये वो सिरोसिस की वो फीचर्स हैं जो पता होने चाहिए. जैसे मैंने बात की डिपिटेंट कॉन्ट्रैक्चर की, आपको पता होना चाहिए कि डिपिटेंट कॉन्ट्रैक्चर भी हमें कुछ सिरोटिक पेशेंट में मिल सकता है. कौन सी सिरोसिस में मिलेगा, जो अल्कोहलिक सिरोसिस होते हैं. इसी तरीके से बायलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट ये कोई कॉमन फाइंडिंग नहीं है, कॉमन फीचर नहीं है लिवर सिरोसिस का. कॉमन फीचर वही होते हैं, ल्यूकोनेकिया, पामर एरिथमा, साइटिस, फीटल एडिमा, स्पाइडर नेवाई, कैपिट मेड्यूसी. लेकिन जो अनयूजुअल चीजें हैं, जो रेयर चीजें हैं, वो भी पता होनी चाहिए. ठीक है, तो बायलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट भी हमें अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस से मिलती है. राइट साइड पे आईलेट के ऊपर लिपिड डिपोजिशन दिखाई है जिसको ज़ेंथेलिस्मा कहते हैं. ये हमें मिलता है लिवर सिरोसिस विच इज सेकेंडरी टू प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, पीबीसी में. प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में लिपिड की डिपोजिशन मिलती है. स्पाइडर नेवाई हमने पहले भी बात की थी कि कैपिलरीज की डायलिटेशन है जो कि हमें नेक पे और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में मिलती है. ठीक है, इट इज अ फीचर ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन. कैपिट मेड्यूसी, अम्बलाइकस के अराउंड जो वेन्स की डायलिटेशन है उसको कैपिट मेड्यूसी कहा जाता है. ये कॉमन फाइंडिंग है. पेरिफेरल स्टिग्मेटा है सीएलडी का. अच्छा जी, हमने डेफिनेशन में बोला था कि इट इज अ इरिवर्सिबल क्रॉनिक पेरेन्काइमल डिजीज. अब यानी पेरेन्काइमा का आपको कैसे पता चलेगा, तो बेसिकली लिवर सिरोसिस बाय डेफिनेशन इसकी जो क्या कहना चाहिए डायग्नोसिस होती है वो हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू होती है. ठीक है, हमें फाइब्रोसिस का कैसे पता चलेगा. जाहिर सी बात है कि अगर हम लिवर का टिश्यू बाहर निकालेंगे फॉर बायोप्सी तो ही, और बायोप्सी के लिए हम भेजेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसमें फाइब्रोसिस है या नहीं है. तो पहले जमाने में लिवर बायोप्सी की जाती थी. आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से किया जाता था. हम लोग अपनी पीजी शिप में किया करते थे इमरजेंसी में. एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता था. ब्लाइंड इस सेंस में होता था कि हम लिवर को परकस करके और पेशेंट को इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में लिटा के, और उसका जो राइट हैंड है उसके सर के नीचे होता था. उससे लिवर की जो सरफेस है वो बिल्कुल स्किन के करीब आ जाती थी. और फिर हम परकस करते थे जहाँ पे हमें डलनेस मिलती थी तो उसका मतलब है कि वहाँ पे लिवर, और फिर हम इस तरीके से टिश्यू निकाला करते थे फॉर बायोप्सी. क्योंकि ये लाइन प्रोसीजर था और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी निडल अंदर जाती थी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी. कभी कभी परफोरेशन भी हो जाती थी, कभी लंग जो ऊपर रखा होता था उसकी परफोरेशन, कभी कभी गॉल ब्लैडर की परफोरेशन. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लिवर बायोप्सी आपको पता होना चाहिए कि पहले होती थी, उसकी जगह अब जो चीज़ आ गई है मैंने पहले भी बताया था, फाइब्रो स्कैन. लिवर बायोप्सी भी आपको यही बताएगी कि क्या फाइब्रोसिस कितनी है, और वही काम जो है वो फाइब्रो स्कैन भी करता है. फाइब्रो स्कैन नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, अल्ट्रासाउंड की तरह एक प्रोब होता है जो कि आपको लिवर की फाइब्रोसिस को बताता है. इसमें स्कोरिंग होती है. पहले भी ये बात, ये स्कोरिंग सिस्टम दिखाई थी F0 से F4 तक. F3 और F4 को हम कहते हैं कि ये लिवर सिरोटिक में कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है तो मैं आगे प्रोसीड करूँ. ठीक है, अब मैं यहाँ तक ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है लिवर सिरोसिस की वो ऑलमोस्ट सबको ही पता होंगी कि हमने कौन कौन सी करानी है. ठीक है, बेसिकली लेक्चर का मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना. वो चीज़ें जो मैंने आपको इससे पहले नहीं बताई हैं थोड़ी बहुत वो यहाँ पिक्चर्स के थ्रू मैं दिखाना चाह रही हूँ. लेफ्ट साइड पर जो है ये हमारा एंडोस्कोप है. एंडोस्कोप इस तरीके से अंदर जाता है और इसे हम वेराइसिस देखते हैं. राइट साइड पे आपको ईसोफेजियल वेराइसिस ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं और नीचे उन्हीं वेराइसिस की बेंड लाइगेशन हुई है. तो बेंड लाइगेशन के बाद ईसोफेजियल वेराइसिस इस तरीके से हो जाते हैं. लेफ्ट साइड पे हम स्टमक को ही देख रहे हैं. स्टमक के फंडस में जो वेराइसिस होती हैं उनको फंडल वेरिक्स कहा जाता है. तो लेफ्ट साइड पे फंडल वेरिक्स दिखाई गई है और राइट साइड पे हेमरॉइड्स है. ठीक है, यानी हम रेक्टम में स्कोप डाल के और वहां से देख रहे हैं.
ठीक है जी। अच्छा जी, ये पैरासिंथेसिस और थोरेकोसिंथेसिस, पैरासिंथेसिस में क्या है, दोनों में फ्लूइड ही निकाल रहे हैं ना। पैरासिंथेसिस में जो फ्लूइड निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकाल रहे हैं, पेरिटोनियल कैविटी में से निकाल रहे हैं। और थोरेकोसिंथेसिस में से जो फ्लूइड निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकाल रहे हैं, प्लूरल कैविटी से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पैरासिंथेसिस और थोरेकोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, दोनों में फ्लूइड ही निकाला जाता है। पैरासिंथेसिस में एब्डोमेन से निकाला जाता है और थोरेकोसिंथेसिस में चेस्ट से निकाला जाता है। पहले भी बात हुई थी कि सीटीपी स्कोर जरूर पता होना चाहिए। आप जब पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को काउंसल कर रहे होते हैं तो सबका यही सवाल होता है कि हमारे मरीज की बीमारी कहाँ तक है और वो कितना अरसा सर्वाइव करेगा। तो ये सीटीपी स्कोर आप सब लोगों की बुक्स में लिखा हुआ है और इसी की बेसिस पे हम बताते हैं कि आपका मरीज के जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं। यूजुअली 1 ईयर सर्वाइवल और 2 ईयर सर्वाइवल और कहीं कहीं पे 5 ईयर सर्वाइवल भी लिखा हुआ है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं और इनके जो पैरामीटर्स हैं ये सब याद करने पड़ेंगे सीटीपी स्कोर में। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ ले। सबको समझ आ गया है तो मैं आगे चलूं। क्या ट्रीटमेंट होते हैं लिवर सिरोसिस के, सबसे पहले क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें अवॉइड अल्कोहल, एनसेड्स नहीं खानी है इन लोगों को, कोई भी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं यूज करनी है। हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, हेपेटोटॉक्सिक है। ठीक है, सेकंड पे आता है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, पूरे दिन में 1 ग्राम पर डे तक सॉल्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खाना। सॉल्ट बेसिकली इसलिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि सॉल्ट लेने से असाइटीज की फॉर्मेशन होती है। गुड न्यूट्रिशन 25 to 30 किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज पर केजी पर डे है ये। पर केजी कितनी किलो कैलोरीज लेनी है, 25 to 30। ठीक है जी, जिसमें प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए। फिर आ जाए अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शंस, कॉन्स्टिपेशन को भी अवॉइड करना है, इन्फेक्शन को भी अवॉइड करना है। अगर नहीं अवॉइड किया गया तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। कौन सी कॉम्प्लिकेशन, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट। सेकेंड लास्ट है एंडोस्कोपी और बिल्कुल लास्ट में है स्क्रीनिंग फॉर हेपेटोमा। यानी एक पेशेंट जिसको आप लिवर सिरोसिस डायग्नोज करते हैं उसमें आपने हेपेटोमा की स्क्रीनिंग जरूर करनी है। हेपेटोमा की स्क्रीनिंग, हेपेटोमा है क्या, इट इज बेसिकली लिवर कैंसर। इसकी स्क्रीनिंग जो की जाती है दो तरीकों से, एक तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई लिवर में लीजन तो नहीं है, और दूसरा अल्फा फीटोप्रोटीन। स्पेसिफिक कॉजेज के अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीट करेंगे। अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की वजह से सिरोसिस है तो हम उसका पीसीआर भेजेंगे। ठीक है, और उसको ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से अगर उसको हेपेटाइटिस सी की वजह से है सिरोसिस तो उसका भी पीसीआर भेजेंगे और उसकी ट्रीटमेंट देंगे। ओरल एंटीवायरल थेरेपीज अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। अगर पेशेंट को ऑटो इम्यून की वजह से सिरोसिस है तो उसके लिए स्टीरॉइड देंगे। इसी तरीके से स्टीरॉइड का रोल अल्कोहलिक सिरोसिस में भी है। अगर उसको विल्सन की वजह से सिरोसिस हुआ है तो उसमें चीलेटिंग एजेंट देते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस के पेशेंट की फ्रीबॉटमीज की जाती हैं, यानी उनमें से वेनी सेक्शन के थ्रू ब्लड निकाला जाता है। लास्ट में है कि अगर बर्डशियारी है, मैंने पहले भी कहा था कि बर्डशियारी में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है कि आपको एंटीकोगुलेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल ट्रीटमेंट तो यही है अल्टीमेटली कि लिवर ट्रांसप्लांट इन लोगों को रेकमेंड किया जाता है। वो पेशेंट जो हमारे पास सीटीपी स्कोर सी में आते हैं, सी जो है वो एंड स्टेज लिवर डिजीज है, उसका तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ही यही है कि आप पेशेंट को रेफर करें फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक है जी, किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है कि रेसिपिएंट जिसमें लिवर लग रहा है उसका लिवर पूरा रिमूव कर दिया जाता है और डोनर के लिवर का हाफ पोर्शन निकाल के और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, लंबा प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, दोनों की लाइफ रिस्क पर है, डोनर की भी और रेसिपिएंट की भी। इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पोस्ट प्रोसीजर भी काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन पता होना चाहिए।
पाकिस्तान में हो रहा है लिवर ट्रांसप्लांट, इस्लामाबाद में हो रहा है, इंडिया में कराया जाता है, चाइना में है, अभी गंबट में भी स्टार्ट हो गया है। कोई लिख के बताएगा कि ये क्या है? ये एक साइन है, इतना तो मैं बता दूं, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट में अगर आपको इस तरीके का, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसका आप एब्डोमेन देख रहे हैं और उसमें इस तरीके का साइन, आपको इस तरीके का मार्क मिले, तो ये तो अंडरस्टूड है कि इस पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, इसमें एक सेंटर में होता है और दोनों तरफ पे मार्क्स, लिवर की तरफ भी और स्प्लीन की तरफ भी, क्योंकि जिस पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसका लिवर तो निकालते हैं, साथ में स्प्लीन भी निकाली जाती है। सर्जिकल स्कार तो है गुलशन कुमारी, और जाहिर सी बात है लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट का ही है, लेकिन सर्जिकल स्कार को क्या कहते हैं, इसका एक खास नाम है, किसी को पता है? अगर पता है तो टाइप करके बता दें। जी, मर्सिडीज बेंज है ये, ठीक है। मर्सिडीज गाड़ी के आगे जो साइन होता है वो भी इसी तरीके से होता है। तो इस कार को जो लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट की बॉडी पर होता है, इसको मर्सिडीज बेंज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट में, लिवर सिरोसिस पेशेंट में किस चीज के ऊपर काम हो रहा है। न्यूरो टेक्निक्स क्या है? तो ये एक न्यूरो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है कि इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय ये है कि हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दें। स्टेम सेल किस तरीके से ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, स्टेम सेल्स को लिया जाता है, ये कहाँ से मिलेंगे, जाहिर सी बात है ये भी हमें डोनर से लेने पड़ेंगे। डोनर की बॉडी से हम स्टेम सेल लें और उनको एक सिंपल ड्रिप की सूरत में हम आईवी इंफ्यूज कर दें। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उनको पता होता है कि हमें लिवर की साइड पे जाके और रीजनरेट करना होता है। इस चीज के ऊपर काम हो रहा है, तो एक पता होना चाहिए कि न्यूरो टेक्नोलॉजी में या जिस चीज के ऊपर स्टडी हो रही है, जिस चीज के ऊपर काम किया हो रहा है लिवर ट्रांसप्लांट में, तो वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। सिर्फ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का नाम पता होना चाहिए न्यूरो टेक्नोलॉजी में। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज आज का लेक्चर खत्म हो गया। कुछ पूछना है? ठीक है जी। अब मंडे को मेरा आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर होगा जो हम करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर सिरोसिस। कौन सी कॉम्प्लिकेशन? वही जो डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस के 5 फीचर हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।